आप सभी का द जीनियस गुरुकुल लैब परिवार में स्वागत है। आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के क्वेश्चन की एग्जाम देंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम में प्रयुक्त नियतांक का मान निर्वात में कितना होता है। ऑप्शन ए है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सी ऑप्शन है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और डी ऑप्शन है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। क्योंकि कूलम्ब के नियम में नियतांक हमारा क्या होता है? के। हमारा जो होता है वो होता है के, और के होता है 1/4 पाई एक्सएल नॉट। और इसका जो मान होता है उसका मान क्या होता है? तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश की परिभाषा है। ऑप्शन ए में है आवेश जो 1 मीटर दूरी पर समान आवेश पर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन बल लगाए। ऑप्शन बी है वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन बल लगाए। ऑप्शन सी है वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर समान आवेश पर 1 न्यूटन बल लगाए। और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अभी तुरंत हम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जो कूलाम में जो नियतांक होता है वो के होता है और उसका मान होता है 1/4 पाई एक्सएल नॉट, और उसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की इकाई है। पहला है न्यूटन मीटर पर कूलम्ब, दूसरा है न्यूटन पर कूलम्ब, सी में है कूलम्ब पर न्यूटन, और डी में है मीटर पर कूलम्ब। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होने का क्या अर्थ होता है? वहां पर आवेश नहीं है, वहां बल नहीं है, वहां बल और आवेश का गुणनफल शून्य है, या सभी सही है। तो इसका आंसर तब हुआ लोग तू ही बताओ जी, आंसर क्या होगा? क्योंकि हमको तो लगता है सब तो सही ही होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या कहेंगे? सभी सही है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है तो वहां पर आवेश भी नहीं होता है, बल भी नहीं होता है। बल और आवेश का गुणनफल तो शून्य होगा है, इसीलिए इसमें क्या होगा? सभी है इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? ए सतह के आकार पर, बी सतह के क्षेत्रफल पर, सी आवृत्ति कुल आवेश पर, या दूरी पर। तो इसका आंसर क्या होगा? का आंसर हो जाएगा सी नंबर की आवर्त कुल आवेश पर। क्योंकि गॉस के नियम जो क्या कहते हैं, क्या था? कुल आवेश के 1/ε0 के गुणांक को, यही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? एक चालक के भीतर, जैसे यह एक चालक है और इसके ऊपर में विद्युत क्षेत्र है, तो इसके अंदर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। तो हम जरूर विद्युत क्षेत्र वाला जानते हैं कि जब भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है उस क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य।
चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट का आयाम यानी विमा, आयाम का मतलब होता है विमा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? पहला है m1l² T−2 1/1। दूसरा है m0l1 T⁻0 A1। तीसरा है m0l1 T0A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये C कूलम्ब मीटर। स्थिर अवस्था में आवेश चालक की सतह पर क्यों रहता है? ऑप्शन ए है चालक के अंदर प्रतिकर्षण बल अधिक होता है। ऑप्शन बी है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर शून्य होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, सतह का विभव शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र अंदर शून्य होता है। स्थिर अवस्था में आवेश चालक की सतह पर शून्य होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट सकती है। बी में है एक दूसरे के समांतर होती है, नकारात्मक आवेश से शुरू होती है, धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। इसका आंसर बी होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि गॉस के नियम में प्रयुक्त एक्सले0 का मान कितना होता है? तो इसको आप आंसर कमेंट कीजिएगा, काहे कि बहुत ही आसान है। इतना भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मुश्किल वाली बात है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है? धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, वृत्ताकार या समांतर? क्या होगा इसका? तो ये होती है धनात्मक से ऋणात्मक। अब अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोकूलम्ब बराबर कितना होता है? 10⁻³ बी में 10⁻6, 10⁻6 कूलम्ब, 10⁻3 कूलम्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻6 कूलम्ब। अब क्वेश्चन नंबर 13, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक क्या होता है? इससे पहले हम अभी द्विध्रुव आघूर्ण का इंग्लिश बतलाए हैं, उसी में है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में चालक का विभव होता है हर जगह समान, केवल सतह पर, केवल केंद्र के समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युतिकी में विभव जो है हमेशा हर जगह समान होता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल किस प्रकार का होता है? केवल आकर्षण, केवल विकर्षण, आकर्षण और विकर्षण दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये भी बहुत आसान है, को भी आप कमेंटे कीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल कहलाता है ए विभव, विद्युत क्षेत्र, सी फ्लक्स और डी धारिता। ये भी आपको बताना है कमेंट में ही। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गॉस का नियम किस पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन आपको बताना है, आंसर कमेंट कर ही। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की इकाई, विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या होती है? पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, कूलम्ब पर न्यूटन या जूल पर कूलम्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब।
अब अगले क्वेश्चन की ओर, विद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव पर कौन सा बल लगता है? कोई बल नहीं, समान बल, आघूर्ण या आकर्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी में आवेश की गति अधिकतम होती है, नहीं होती है, या होती है, या हमेशा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं होती है, क्योंकि वो यहाँ सीधे सीधी पता चलता है कि ये स्थिर वैद्युतिकी है। तो स्थिर यानी कि वो चल नहीं रहा है, इसीलिए इसमें कोई भी आवेश गति नहीं कर रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है? ए धनात्मक आवेश, बी ऋणात्मक आवेश, सी दोनों से, या डी किसी से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक आवेश, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव में आवेश होती है समान चिन्ह वाले, या विपरीत चिन्ह वाले, या यादृच्छिक, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विपरीत चिन्ह वाले। विद्युत द्विध्रुव में हमेशा विपरीत होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है किसके लिए? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, या बिंदु आवेश के लिए, या द्विध्रुव के लिए, या वृत्ताकार लूप के लिए? तो इसका हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि गॉस का नियम कब लागू होता है? केवल सममित में, केवल असममित में, हर स्थिति में, या कभी नहीं? तो इसके क्या होगा? गॉस का नियम हर स्थिति में लागू होता है, कि गॉस के नियम में जो कहा गया कि कार किसी प्रकार का हो लेकिन वह बंद होनी चाहिए। विद्युत विभव का इकाई क्या होता है? विद्युत विभव का इकाई न्यूटन पर कूलम्ब, या जूल पर कूलम्ब, या कूलम्ब पर न्यूटन, या मीटर पर कूलम्ब? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। अब अगले क्वेश्चन की ओर, विद्युत क्षेत्र की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करनी चाहिए? आवेश कम करना, दूरी बढ़ाना, आवेश बढ़ाना, दूरी घटाना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेश को बढ़ाना, आवेश बढ़ाना। 1 नैनो कूलम्ब, इसको भी आप कमेंट में ही बताइएगा। विद्युत बल का आयाम क्या है? यानी कि विद्युत बल जो होता है उसका विमा पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी एम एन स्क्वायर टी इनवर्स टू। वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, उसी को विद्युत बल भी कहा जाता है। नहीं सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, उसे ही कहा जाता है विद्युत बल। 29 नंबर में कि विद्युत फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है? इसको भी आप कमेंट में ही बताइए, सब आसान क्वेश्चन है। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो इसमें आंसर लिखा हुआ है, ये देखो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कूलाम का नियम किस प्रकार का है? वेक्टर, स्केलर, यानी कि अदिश, सदिश, या दोनों? तो कूलाम का नियम क्या होता है? क्या होता है हमेशा? तीसरा, वेक्टर। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट VBI है। इससे ऑब्जेक्टिव भी रहता है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है। तो इस पर पूर्ण रूप से पकड़ बनाकर और इस पर कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए।
चलिए तो इसको देखते हैं पढ़कर। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल क्या है? ए में F बराबर Q बाई ई, F बराबर E बाई Q, F बराबर क्यू ई या F बराबर ई स्क्वायर क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा F बराबर क्यू ई। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले कि गॉस के नियम में प्रयुक्त सतह को क्या कहते हैं? तो गॉस के नियम में सीधी सी बात है, जो बंद रहेगा वही गॉस नियम लागू करेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं नकारात्मक आवेश बाहर निकलती है या अंदर निगेटिव धन आवेश से निकलकर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण में प्रयोग की धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर प्रवेश करती है। क्या करती है? तो अंदर की ओर आती होगी ना वो, इसलिए अंदर जाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले कि विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई क्या होता है? कृपया कमेंट में करिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट में ही बताइए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल दूरी के वर्ग के साथ कैसे बदलता है? प्रतिलोम, सीधा, कोई संबंध नहीं रहता है या अनंत रहता है? तो बबुआ कैसे नहीं रहता है? इसका रहता है ना, देखो कि यहाँ पर पढ़े हुए हैं F समानुपाती 1/r², यानी कि ये इसका ऑपोजिट है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये प्रतिलोम होगा। चलिए अब अगला चलते हैं। स्थिर आवेश का अध्ययन कहलाता है क्या? स्थिर विद्युतिकी, बी नंबर ऑप्शन हुआ इसका। ये सब तो आसान क्वेश्चन, ऐसे ये बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, फिर भी दे दी है। कूलाम बल का माध्यम, सॉरी यहाँ पर हो, ये क्वेश्चन होगा कूलाम बल किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, विद्युत स्थिरांक पर, दूरी पर, सभी पर, क्योंकि F बराबर क्यू के Q1 Q2 बट्टे R²। ठीक है, दूरी है ये R, विद्युत स्थिरांक भी है इसमें, यहाँ पर ये आवेश भी है। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? तो ये भी आप कमेंट में ही बताइए, सब आसान क्वेश्चन है। चलिए आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है, और आज जो हम इंग्लिश के 100 क्वेश्चन का जो है ना क्वेश्चन पेपर, वो आप लोगों को क्या करते हैं, चैनल पे डाल दिए हैं, और वहाँ से आप दे लेंगे एग्जाम, और एग्जाम देने के बाद अपना आंसर रखेंगे, और कल की क्लास में उसे हम देखेंगे जो कितना सही होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी इससे हौसला बढ़ते रहे।